हेलो दोस्त, मैं हूं राजेश शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत चौथे पार्ट के बारे में। और चौथे पार्ट में हम लोग को दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण के उपयोग के क्या लाभ होते हैं और दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएँ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के उपयोग के क्या लाभ होते हैं और फिर बाद में जानेंगे रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं होती है। तो चलिए मेरे साथ, और यहाँ देखिए पहला लाभ क्या है। कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है और इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो कोई पदार्थ भाग लेते हैं तो उन पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से एक संक्षिप्त निरूपण किया जाता है जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जी हाँ, तो यही चीज़ यहाँ पे कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की जरूरत होती है। यहाँ देखिए, हम एक यहाँ पे लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही हाइड्रोजन गैस। अब बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया लिखने में हमको समय लगा कि नहीं लगा। दूसरा चीज़, हमारा कॉपी पे ज़्यादा स्थान भी छेका, कागज़ पे ज़्यादा स्थान भी छेका। तो यही सवाल कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, आप लोग ये भी जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं उनके सूत्रों और संकेतों से एक संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं तो वह हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये बात आप लोगों को पता है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है Mg और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, और यह अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और हाइड्रोजन गैस H2। देखिए तो कितना आसान है, बहुत जल्दी हम लिख दिए। कब? जब संकेत के रूप में लिखे हैं तब। तो वही यहाँ सवाल कहता है पहला लाभ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है और लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की भी जरूरत होती है। दूसरा लाभ देखिए, इसी एग्जाम्पल से समझ में आने वाला है। कहता है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। इससे हमको ये नहीं पता चल रहा है कि किस पदार्थ का कितना द्रव्यमान है, लेकिन यहाँ दूसरा लाभ से हमें पता चल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण की सहायता से, ये रासायनिक हमारा समीकरण है, इसकी सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक जो हमारे अभिकारक हैं उनके द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। देखिए कैसे, यहाँ पे मैग्नीशियम कएगो है? एगो। यहाँ भी मैग्नीशियम एगो, बात साफ सुथरा। हाइड्रोजन कएगो है? यहाँ पे एगो, और यहाँ हाइड्रोजन हमारा दूगो है। तो हम आराम से यहाँ दो लिख देंगे। जरा और देखते हैं एक बार, मैग्नीशियम एगो है, यहाँ भी मैग्नीशियम एगो है, कंप्लीट। यहाँ हाइड्रोजन हमारा दूगो है, यहाँ हाइड्रोजन दूगो, कंप्लीट। यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन हमारा दूगो है, यहाँ भी क्लोरीन हमारा दूगो है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या पता चला कि जो अभिकारक है और जो प्रतिफल है उसके द्रव्यमानों की गणना ठीक हो जा रही है। अब तीसरा लाभ देखिए, इसी एग्जाम्पल से समझ में आने वाला है। कहता है कि
संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। चलिए, हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। हम लोग भारत में रहते हैं तो हम लोग हिंदी भाषा में लिख दिए। हो सकता है कि अंग्रेजी में हम लोग लिखे और हमारी अंग्रेजी कहीं किसी को नहीं समझ में आए, इसलिए रासायनिक समीकरण में जो हमारा संकेत होता है, संक्षिप्त जो रूप होता है पदार्थों का, उसके रूप में लिखते हैं, ताकि पूरे विश्व का, चाहे वो चीन हो, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी देश हो, वहाँ के जो वैज्ञानिक है आसानी से समझ लेते हैं क्या, रासायनिक समीकरण को। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। आज हम लोग भारत में मैग्नीशियम का संकेत Mg जानते हैं, तो अमेरिका में मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, फ्रांस में भी मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, रूस में भी मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। चाहे देश के हर कोने में आप जाइए, वहाँ पे मैग्नीशियम का संकेत Mg ही होगा। वही चीज़ है कि वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। यही हमारा रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ हैं। कहीं जाइएगा मत। अब हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है सीमाएं। इस सीमाएं को हम लोग बोलते हैं बाउंडेशन। जैसे में किसी घर में एक नौकर को रखा जाता है और उस घर का मालिक उस नौकर को अपना छोटा भाई के जैसे मानता है। वो मालिक कहीं और चला जाता है, सारे कार्यभार नौकर के ऊपर छोड़ करके, लेकिन नौकर मनमानी करता है, सोचता है कि वाह, घर का मालिक तो हमारे ऊपर ही छोड़कर चला गया है, तो जैसा बुझाएगा वैसा काम करेंगे, नहीं बुझाएगा नहीं करेंगे। यानी नौकर उस काम को करने के लिए मनमानी करता है। लेकिन जब बाद में यह पता चलता है उस मालिक को कि नौकर हमारे अनुपस्थिति में मनमानी करता है, तो उस नौकर को बुलाता है और कहता है कि अपनी सीमाएं में रहो, अपने हद में रहो, अपने औकात में रहो, अपने बाउंडेशन में रहो। वही चीज़ है यहाँ भी। रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला हमारा बाउंडेशन है, पहला सीमाएं हैं कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और प्रतिफलों की जो भौतिक अवस्था होती है, भौतिक अवस्था का मतलब हो जाता है ठोस, द्रव या फिर गैस, उसकी जानकारी जो है हमें नहीं हो पाती है। ये रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है सीमाएं कि अभिक्रिया के फल स्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जो जानकारी होती है वो रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। आगे हम बात करते हैं तीसरे बाउंडेशन के कि रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं यानी दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति हो इसमें संभव है। इससे हमें कोई जानकारी नहीं चलता है। आगे हम बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया से इस बात की कोई जानकारी नहीं हो पाती है और इससे हमें बहुत बड़ी क्षति भी हो जाती है। आगे कहता है कि समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं, इससे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की जो सीमाएं होती हैं उसको दूर किया जा सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल दूर किया जा सकता है भाई मेरे। इस दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी सारी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उसका समाधान है। तो जब हम लोग रासायनिक समीकरण को बनाने चलते हैं तो रासायनिक समीकरण
समीकरण की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बाउंडेशन होते हैं, तो क्या उस सीमाओं को दूर किया जा सकता है? तो बिल्कुल दूर किया जा सकता है भाई मेरे। देखिए कैसे, यहाँ रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर किया जाता है, और इसको दूर करने के लिए कुछ बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है। अब वो कौन सी बात है जिसकी जानकारी हमें रखना होगा? तो यहाँ देखिए, पहला है कि अभिकारकों तथा प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। जी हाँ, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराने चलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होते हैं वो प्रतिफल होते हैं। तो देखना है कि अभिकारक में जो हमारा पदार्थ है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में है। फिर जो हमारा प्रतिफल बनता है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था का जानकारी होना बेहद जरूरी। जब ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है। ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं, लेकिन जब वही हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हमको कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। ठीक, आते हैं अब दूसरे नंबर को कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की भी जानकारी रखना होगा, गैस के उत्सर्जन की भी जानकारी रखना होगा, और अवक्षेप बनने की भी जानकारी रखना होगा, अभिक्रिया के शर्तों की भी जानकारी रखना होगा। एक चीज की और जानकारी रखना होगा, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। तो इन सारे चीज़ों की जानकारी जब हमें हो जाएगी तो रासायनिक सीमाओं को हम लोग दूर कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आप लोग को बेहद अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।